नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज स्टूडियो में 3 अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मुकुल सरल और मुकुंद झा। जिन 3 अहम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, उसमें सबसे पहले है आरएसएस आरएसएस आरएसएस। आरएसएस मोहन भागवत ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का एजेंडा दोहराया और साथ ही साथ मोदी जी ने जारी किया आरएसएस के नाम का सिक्का और टिकट, यह क्या देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा है? क्या उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है? किस तरह से देखा जा सकता है इस अहम डेवलपमेंट को? और दूसरा मुद्दा है नफरती राज, बरेली हो या संभल हो या फिर अहमदाबाद। सीधे सीधे जिस तरह से मुसलमानों को निशाने पे लिया जा रहा है, उन्हें एक विलन के तौर पर, बड़े विलन के तौर पर पेश करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र और गोदी मीडिया काम कर रहा है। क्या यह माना जाए कि एक देश में 2 विधान चल रहे हैं? और तीसरा मुद्दा है बिहार। बिहार में जो राजनीतिक उबाल आया है, जो चुनावी उबाल आया है, उससे क्या नीतीश कुमार घिर गए हैं? क्या होगा अगला कदम नीतीश कुमार का और किस दिशा में जाएगा बिहार का लंबा चौड़ा जो जमावड़ा है, उससे क्या निकलेगा हल? इन 3 सवालों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहला सवाल, आरएसएस ने 100 साल पूरे किए और इस 100 साल में जिस तरह का महिमा मंडन, जिस तरह का झूठ परोसा गया, सारे मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया, और इसका नेतृत्व किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जिस तरह से उन्होंने 100 रुपए का सिक्का जारी किया और उस सिक्के में भारत माता और आरएसएस दोनों को एक साथ इंक्लूड किया सिक्के में, वह कैसे देखा जा सकता है? और साथ ही साथ दशहरे पर आरएसएस के मोहन भागवत सीधे सीधे कहते हैं हिंदू राष्ट्रीयता और हिंदू राष्ट्र का दोबारा एजेंडा सेट करते हैं। सवाल यह है कि सब लोग भूल गए कि यह देश अभी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से चलता है और यह संविधान हमें गारंटी करता है कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। क्या यह बुलडोजर चलाया जा रहा है? और 2025 में क्या देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आरएसएस का सिक्का चलेगा? क्या है इस पर पंच, बताएंगे मुकुंद। भाषा, जैसा कि अब सब जान रहे हैं, जो आरएसएस के 100 साल जो हुए हैं, 100 साल पहले आरएसएस क्या कर रहा था और आज क्या कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आजादी से पहले भी उस समय आजादी के आंदोलन से पूरी तरह से गायब था और हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहा था। और मोहन भागवत ने कल नागपुर में जिस तरह से भाषण दिया, भारतीयता को उन्होंने हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश करी, ये दिखाता है। और दूसरी तरफ पूरे समाज को ही एक तरह नफरती एजेंडे में झोंकने की कोशिश हो रही है। जैसे कि हेडगेवार ने कहा ही था, एक समय ऐसा आएगा संघ को शाखा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरा समाज ही संघ बन चुका होगा। इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है और दिखाने का भी पूरी तरह से प्रयास हुआ है कल। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा मानना है कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस समय हम आरएसएस या हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं उनके मुताबिक, और अब तो उनके नाम का सिक्का भी जारी हो गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 100 साल के मौके पर जितना महिमा मंडन आरएसएस का हो रहा है, इस बहाने उतनी ही उसकी पोल भी खुल रही है और 2 नैरेटिव अब बरक्स आ रहे हैं और लोगों को ये छांटना होगा कि क्या इसमें सही है और क्या गलत। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि जिस तरह से महिमा मंडन हुआ, जिस तरह से झूठ परोसने की कोशिश हुई और जिस तरह से आरएसएस को देश से ऊपर या देश के गाइडिंग फोर्स और वहां से ही देश को चलाने की पूरी की कोशिश है, वह संविधान पर और भारतीय लोकतंत्र पर दरअसल बुलडोजर चलाने जैसा है। और यह एक विचारधारा की लड़ाई और तीखी समाज में सामने उभर कर आ रही है। मुकुंद, जिस तरह से हमने देखा दोनों दिन जो तस्वीरें आई, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, और यह विडंबना ही है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती और गांधी की हत्या में जिस संगठन को बैन किया गया था उसकी भूमिका की वजह से उसके 100 साल का सेलिब्रेशन। तो ये जो पूरा नरेशन बहुत सोच समझकर फैलाया गया, पूरी की पूरी मशीनरी लगी। लेकिन कहीं से भी मुझे जो दुख हुआ कि इन सारे चीज़ों पर जो कम से कम प्रिंट मीडिया है, वहाँ पर भी बहुत कम आवाज़ें, ये सारे सवाल उसमें कहीं से भी प्रतिध्वनित नहीं हुए।
मतलब एक तरीके से इसको कल का अगर अखबार या आज का भी अखबार देखिएगा या मेन स्ट्रीम टीवी चैनल, ऐसा था जो आरएसएस गुणगान कैसे करना है। 100 साल में उसने जो एक पाँचजन्य जिस तरह से लिखता उससी भाषा में, उससे भी ज्यादा लचीले भाषा में लिखा गया, जो उसका योगदान क्या रहा है, कैसे बनाया गया, इनके संचालक जो भी हैं उनकी पढ़ाई क्वालिफिकेशन किस तरह से रही है, उनके किस तरह समाज बांटा गया, जिस तरह से उनकी भूमिका क्या है, उस पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई। और सबसे हैरानी की बात तो ये है जो दिल्ली की सरकार ने तो ऐलान किया है जो उन पाठ्यक्रम में वो पढ़ाएंगे बच्चों को, आरएसएस को पढ़ाया जाएगा। दिल्ली की सरकार जो अरविंद केजरीवाल की थी वो देशभक्ति का पाठ्यक्रम लेकर आई थी, उसकी जगह पर अब ये आरएसएस पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पढ़ाए जाते थे, उसकी जगह आरएसएस पढ़ाया जाएगा। ये दिखा रहा है हमारे किस तरफ ले जाया जा रहा है। और सिर्फ ये टीवी मीडिया पूरी तरीके से, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक कारण तो होता है आरएसएस ने ऐसा अच्छा किया इसलिए दिखाया जा रहा है, लेकिन आज सरकार सत्ता में रहने के 11 साल बाद ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इतिहास में जो भी लिखा गया है, जो लोगों ने देखा है, वो सब जानते हैं। संघ का भारतीय इतिहास में जब भी लिखा जाएगा, हिंसा, दंगा, समाज बंटवारा, इन्हीं में ज्यादातर उनकी प्रमुखता या उनकी स्पेशलाइजेशन दिखाएगा। इसलिए उनको कोशिश पड़ रही है सारा इस सिस्टम इस्तेमाल करके, बॉलीवुड के एक्टर्स आप लगा रहे हैं, सिंगर्स हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका इस्तेमाल करके अपनी छवि सुधारने की तरह कोशिश की है। अब देखिए कितना कामयाब होते हैं। मुकुल, जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट रही आरएसएस के बारे में कि आरएसएस इकलौता संगठन ऐसा है जिसने 50 साल बीतने के बाद भी, मतलब 52-53 साल तक उसने देश के झंडे को अपने यहाँ नहीं लगाने दिया, और जिन लोगों ने उसके बाद लगाया उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। और जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब भी उसने कहा कि हम इसे नहीं मानते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृति है, और अंबेडकर को बहुत बुरा भला कहा, गिरगिट तक कहा, कई अपशब्द कहे गए। लेकिन आज की तारीख में देखिए, मुझे ये लगता है कि जो युवा है, क्योंकि उसके पास जिस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंच रही, क्योंकि आपने कहा कि दूसरी तरफ उसकी पोल भी खुल रही है, तो पोल तो सोशल मीडिया में कुछ एक जो लिमिटेड लोग हैं उनके जरिए खुल रही है, आपको लग रहा है कि बड़े पैमाने पे खुल रही है? नहीं, देखिए, पोल खुलने का मैं जो इसमें थोड़ी सी बात बताऊं, जो आपने पहले कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, उन्होंने आज भी जब उनका सिक्का जारी हुआ उस सिक्के में भी भारत माता, राष्ट्र का झंडा, तिरंगा झंडा नहीं पकड़े हुई है। यानी वो केवल एक कुछ लिमिटेड लोगों की माता बन गई है। मेरी भारत माता नहीं है वो, मेरी भारत माता के हाथ में राष्ट्रीय झंडा होगा, तिरंगा झंडा। उन्होंने उस सिक्के पर भी भगवा झंडा लगाया है, और वो संघी लोग जो खड़े हैं वो 3 उनकी मूर्तियां वो उसमें लगाई है। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि आज भी वो राष्ट्रीय झंडे को महत्व नहीं देते। अच्छा, आप कह रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि 100 साल के मार्फत बहुत महिमा मंडन हो रहा, तो तमाम चीजें आ रही हैं और नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि उनका बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आजादी में उनका बड़ा। अब इसके बरक्स ये दूसरी एक धारा भी आ रही है जो बता रही है, क्योंकि जो आपने कहा युवा भारत है हमारा, जेनजी, अब जो बात चल रही है, जेनजी हैं, उसके सामने वो 100 साल वाला इतिहास इतना उसे याद नहीं है कि दरअसल हुआ क्या था। और इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो जब हमारे आंखों के सामने की वर्तमान की घटनाओं को वो साजिश बना दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं, तो वो 100 साल वाली घटनाओं को तो तोड़ मरोड़ सकते ही हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब ये एक मैंने सोशल मीडिया पे भी एक मीम देखा कि भाई इस आंदोलन में अपने मम्मी पापा को भी लेकर आए। तो एक बच्चा कहता है कि मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता इस बारे में। उसने क्यों? क्योंकि वो टीवी देखते हैं। तो अब टीवी देखने वाला, अखबार पढ़ने वाला वाकई में कुछ नहीं जानता। तो और नया युवा पीढ़ी कोई अखबार, कोई टीवी पर अब उसे विश्वास नहीं रह गया है। तो ये कितना भी नैरेटिव बनाए, तमाम देशों में बन रहे हैं नैरेटिव, गजा को लेकर कहाँ अखबारों में और वो छप रहा है, लेकिन लोग जा रहे हैं ना फ्लोटिला लेकर, लोग जगह जगह सड़कों पर है ना। तो मुझे लगता है कि इस मीडिया की वजह से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अब नया एक मीडिया बना है लोगों का, उसकी मार्फत इस पर बहस शुरू हो गई कि आजादी में क्या योगदान था और आजादी के बाद क्या योगदान। मुकुंद, क्या यही वजह है कि जिस तरह से बिल्कुल दो टूक शब्दों में मोहन भागवत ने जो जेनजी है उसे निशाने पर लिया, और यह संभवतः पहली बार मोहन भागवत के भाषण में जो नौजवान हैं उससे जो तकलीफ आरएसएस और बीजेपी को है वह खुलकर आई, और उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई क्रांति आज तक सफल नहीं हुई है, और यह जेनजी जो है वो विदेशी एलिमेंट्स के जरिए प्रभावित हो जाता है। और उन्होंने एक कदम आगे और बढ़ा, और उन्होंने कहा कि नेपाल का जिक्र किया, बांग्लादेश का जिक्र किया, श्रीलंका का जिक्र किया, और कहा कि ये सब हमारे ही हैं।
तो अखंड भारत उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन जेनजी से इतनी मिर्ची लग रही आरएसएस को, जबकि जेनजी के बीच भी तो शाखाएं काम करती हैं। और ये जेनजी, उनको जेनजी प्रॉब्लम है जो सत्ता से मुखर होकर सवाल पूछ रहा है। और उन्होंने उसी भाषण में ये भी कहा है जो हिंदू के जो नौजवान हैं उनको तैयार रहना पड़ेगा समाज के अंदर, जब ऐसी सड़कों पर जब तांडव, उसके खिलाफ प्रशासन तो काम करेगा, समाज में हमें जागरूक होकर उसके खिलाफ लड़ना होगा। इसका मतलब क्या है, जो हम देख रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में, जब भी कोई ऐसा डेमोक्रेटिक या कुछ भी प्रोसेस होता है तो सामने में राइट विंग एक फोर्स लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे सीएनआरसी के समय जब हुआ, प्रशासन अपना काम कर रहा था, उसके सामने संघ से जुड़े संगठन जो भी थे उस प्रोटेस्ट के सामने काउंटर प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। तो इस तरीके की अपील करना, और जेनजी, सिर्फ जेनजी एक टर्म है लेकिन बेसिकली तो नौजवान है। और दुनिया में जब भी कोई आंदोलन होगा नौजवान उसमें अग्रणी भूमिका में रहता है, क्योंकि माना जाता है उसकी समझ बाकियों से थोड़ी बेहतर और थोड़ा सा दबाव उस पर पारिवारिक और सामाजिक कम रहता है। तो इसलिए, लेकिन अब उस तरीके से टारगेट करना, मुझे लगता है टारगेट करने ज़्यादा उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके साथ नहीं है। क्योंकि अगर कल भी हम देखें जो शाखाओं में बड़ी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष पूरे एक लाव लश्कर के साथ जिस तरीके से हुआ कैंपसों के अंदर, एनएसयूआई के छात्र नेता को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने आरएसएस के कार्यक्रम नहीं होने दिए। एक तरफ तो ये किया जा रहा है पूरी तरह, दूसरी तरफ हम जान रहे हैं विश्वविद्यालयों के अंदर एकेडमिक चर्चा किस तरह की रोक है। वही प्रशासन आपको एकेडमिक चर्चा बंद कमरों में नहीं करने दे रहा है, वही प्रशासन आपको खुलेआम। तो इसीलिए पूरे प्रशासन का तंत्र का इस्तेमाल करके अपनी छवि को और ज्यादा जनता के बीच में ले जाने की कोशिश है। वो दिखाता है जो पहले से जो तथ्य है वो इनके खिलाफ है, उसको बदलना चाह रहे हैं। इमेज रीबिल्डिंग का दौर चल रहा है। 100 साल बाद भी खुद को नफरत, हिंदुत्व, बंटवारे की राजनीति से अलग नहीं कर पाई आरएसएस जी। और मुझे लगता है इसमें काफी इंपॉर्टेंट यह भी है कि जिस तरह से उन्हें इस बात का डर है कि पड़ोस के देशों में जो जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ, जो लोग सड़कों पर उतरे, लद्दाख में भी उतरा, तो उसे एक दूसरे नैरेटिव में जो तमाम टीम बिल्डअप कर रही है उसमें एक और एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया कि ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो नौजवान है यह हमें ही ना सत्ता से हटा दे। मुझे लगता है इस क्रम में भी देखा जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की तरफ, जिसका सीधा रिश्ता पहले ही सवाल से है, नफरती राज। जी हाँ, नफरती राज का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश जिस तरह से और योगी राज जिस तरह से मुसलमानों को घोषित तौर पर दुश्मन नंबर 1 की तरह ट्रीट कर रहा है, चाहे बरेली हो चाहे संभल हो, और जिस तरह से मीडिया में कवरेज है कि जुमा है, आज जुमा है और कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से वहां तमाम जो कानून हैं उन्हें धता बता दिया गया है। इतने समय के लिए इंटरनेट सर्विस बंद, सब कुछ बंद, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक देश में 2 तरह के विधान हो सकते हैं? क्योंकि ध्यान से देखिए कि इससे पहले जब हिंदू ब्रिगेड उतरती है, एक मकबरे को, एक मस्जिद को निशाने पर लेती है, जाके वहां डांस करती है, वह जायज होता है। और यहां पर आई लव मोहम्मद कहना सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा जी, जैसे आपने कहा, ये वाकई सच हो गया है कि एक देश में 2 विधान चल रहे हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी खूब नारे लगाती थी, लेकिन उसने 2 विधान स्थापित कर दिए हैं। एक है उसका हिंदुत्व ब्रिगेड के लिए और दूसरा है दूसरे वर्गों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए। एक तरफ जब फतेहपुर दरगाह पर हिंदुत्ववादी ब्रिगेड हमला करती है कैमरों के सामने, तब भी उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, और एक तरफ आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए जाते हैं तो उस पर भी योगी महाराज इतने कड़े बयान देते हैं और इतनी कड़ी कार्रवाई करते हैं कि उसे देखकर लगता है कि एक तरह से दुश्मनाई, एक तरह से विलेन के तौर पर उन्हें दिखाने की कोशिश की जा रही है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दरअसल योगी सरकार हो या बीजेपी की कोई भी सरकार, वह पूरी कोशिश कर रही है मुसलमानों को उकसाने की कि वे सड़क पर उतरें, और सड़क पर उतरा हुआ मुसलमान उनके लिए सबसे बड़ा विलेन है, जिसके आधार पर वे कोशिश करते हैं अपनी राजनीति को केंद्रित करना और नफरत फैलाना। इस समय जिस तरह से योगी सरकार घोषित तौर पर मुसलमानों को अपना दुश्मन नंबर 1 मान रही है, वह दिखा रहा है कि इस राज्य में कम से कम 2 विधान चल रहे हैं। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, इसको पूरी जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको देख के साफ लग रहा है एक तरह के मैन्युफैक्चर्ड तरीके से चीजें हो रही हैं। हर बार पैटर्न एक जैसा होता है। आप मुस्लिम त्योहार इस बार भी जिस तरीके से आई लव मोहम्मद कई शहरों में पोस्टर लगाए गए,
उसका पुलिस कार्रवाई हो गई। पुलिस उसको बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है हमने सिर्फ उन पर कार्रवाई करी है जो अवैध जगह लगाए गए थे, गलत तरीके से जहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी। हालांकि सब जानते हैं त्योहारों में हर धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं सड़कों पर, ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती हैं। और ये पूरी हिंसा पैटर्न बरेली में, और उसके बाद कार्रवाई, उन्हीं को घर में कैद कर देना, निकलने नहीं देना, कर्फ्यू जैसी स्थिति बना देना, ये सब एक मैन्युफैक्चर्ड प्लान का ही हिस्सा लग रही है अभी तक तो। मुकुल, जिस तरह से मुकुंद कह रहे हैं उसमें काफी दम है कि एक मैन्युफैक्चर्ड है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सूट करता है सिस्टम को और योगी जी को। मैं यहाँ चाहूंगी कि थोड़ा सा इस पर भी बात हो, आप बताएं कि किस तरह से जो गोदी मीडिया है, जो कॉरपोरेट मीडिया है, 24 घंटे जो खबरें चलाता है, उसकी जो खबरें हैं, जिस तरह से हेडलाइंस हैं, जिस तरह से प्राइम टाइम डिस्कशन है, बरेली बरेली बरेली, जुम्मा जुम्मा जुम्मा, बुलडोजर चल रहा है, अरे वाह इस पे बुलडोजर चल रहा है। तो ये बड़ा अजीब नरेटिव मीडिया के जरिए है। नहीं, वो तो बिल्कुल, देखिए मीडिया की तो मैं शुरू से बार बार कह रहा हूँ कि इस मीडिया पर किसी को भरोसा नहीं रह गया है। ये दिन रात बनाया जाए, अब ये गोदी मीडिया के आरएसएस का मीडिया नफरती मीडिया हो गया है। हालांकि उसका एक फर्क पड़ता है, लगता है कि बहुत लोग टीवी देखते हैं और बहुत लोग खबरें पढ़ते हैं, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन वो शुरू से खुद ब खुद भी हिंदुत्ववादी है और अब तो एक सत्ता के उसमें संरक्षण में वो काम कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से विज्ञापन उसे मिल रहे हैं, कितना पैसा उसे मिल रहा है, करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं और एंकर भी कमा रहे हैं। तो आप हिंदू त्योहार पर देखिए कैसे खुशी की लहर दिखाई जाएगी आपको कि दुर्गा पूजा हो रही है, ये यात्रा निकल रही है, वो यात्रा निकल रही है। लेकिन अगर ईद उल मिलादुल नबी पर, 12 वफात पर कोई अगर सड़क पर आ जाए, पोस्टर बैनर लगा दे, तो उसे किस तरह से डरावना बनाया जाता है, ये एक पूरा का पूरा वो सिस्टम है। उन्होंने नवरात्र में भी तमाम जगह आपने देखा होगा, इंदौर में और उसमें, कि हमने मुसलमानों का बहिष्कार कर दिया, मुसलमान कर्मचारी तक नहीं होगा। आपने देखा कि गरबा में आपका एंट्री नहीं होगी, गरबा में आपने मुसलमानों किया, आपने दलितों को के साथ भी भेदभाव किया। तो पूरा ये जो पूरा हिंदुस्तान जो हमने शुरू में डिस्कस किया है आरएसएस का, वो वाकई में इस तरह का नफरती और बंटवारे का, विभाजनकारी राजनीति का ही हिंदू राष्ट्र होगा। वो उसी की छवि दिखाई दे रही है। और उसमें कौन बड़ा चैंपियन है, मोदी जी या योगी जी, उनमें एक होड़ लगी हुई है, या हेमंत बिस्व शर्मा या धामी, वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम 7 पुश्ते याद दिला, यानी आप भड़का रहे हैं लोगों को, शांत करने की बजाय आप भड़का रहे हैं। और एक तरफ आप एक वर्ग पर कार्रवाई नहीं करते और आप एक तरफ उन पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं। और एक तरह से जैसे आज जुमे की बात की, आज भी बरेली में मतलब ये समझिए इंटरनेट बंद हो गया है। ऐसा किया जा रहा है कि जुमा ना हो गया, कोई वैसा कोई मुश्किल का समय हो गया, अरे एक नमाज पढ़नी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो कह रही हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतरें, चाहे वो वक्फ का मुद्दा था चाहिए, और मुसलमान अभी समझदारी दिखा रहा है और वो उस तरह से उनके झांसे में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उतरें और हम उन्हें फिर क्रश करें। लेकिन मुकुंद, जो दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं, जैसे बरेली का ही अगर हम संदर्भ लें, जो विपक्ष से जुड़े हुए सांसद हैं, विधायक हैं, वो जाना चाह रहे थे। हमने देखा कि कांग्रेस के सांसद को हाउस अरेस्ट कर लिया, चंद्रशेखर रावण जो नगीना से सांसद हैं उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, और तमाम और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ जाना चाह रहे थे ताकि एक डायलॉग हो। तो ये भी बिल्कुल साफ हो गया है कि जब नफरती राज चलेगा तब किसी भी तरह के डायलॉग की भी जगह नहीं रहेगी। तो मकसद इनका काफी सक्सेसफुल है, आपको लगता है योगी का? ये तो पैटर्न बहुत हर चीजों में इन्होंने बना दिया, पॉलिटिकल डेलीगेशन को मिलने नहीं देना, एक तरफा संवाद या एक तरफा सूचना ही बम्बार्ड कर रहा। अभी दिल्ली में बैठकर कोई बैठा है, अगर उसका कनेक्शन बरेली में नहीं है, सिर्फ उसके पास वही इन्फॉर्मेशन आएगी जो सरकार चाहती है, क्योंकि आपने इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों को घर में कैद कर दिया, नेताओं को जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नेता सिर्फ वहां जाके वहां की स्थिति में बताता है ना। विपक्ष सरकार का हिस्सा है, वो सरकार कोई प्रशासन के अधिकारी कई बार अपनी गलती छुपाने के लिए भी करते हैं, इसीलिए विपक्ष के दौरों को टालना और एक तरीके की पूरी स्थिति, एक इंटरनेट बंद करना, सबसे पहली चीज इंटरनेट आपने बंद कर दिया, उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं स्थिति कंट्रोल में है आपके, तो बगल के सांसद, नगीना के सांसद जाना चाह रहे हैं, आपने उनको घर को घेर दिया। ऐसा क्या है जो पुलिस प्रशासन छुपाना चाहता है? और हर घटना के बाद, सिर्फ ये बरेली में नहीं कर रहे, हर घटना में ऐसा ही किया जा रहा है बार बार। और इनके पीछे जब भी ताना बाना देख, और मुख्यमंत्री जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, उनके ट्वीट ऐसे आ रहे हैं जो एक तरीके का कोई राइट विंग का कोई छुटभैया नेता ट्वीट कर रहा हो, लग ही नहीं रहा सीएमओ के यहाँ से ट्वीट आ रहा है, जो ना वहां पर कर्फ्यू लगेगा, ना जाम, सड़क पर उतरेगा, ना जाम लगेगा, कोई इस तरह की भाषा। और आज क्या है, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। और आज क्या हो रहा है वहां पर? आज कर्फ्यू नहीं है बरेली के अंदर, इसी मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी के अंदर कितनी हिंसाएं हुई हैं,
पिछले 5 सालों के अंदर कितनी पोस्टरिंग कर ले लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये सारी स्थितियां हैं और मुसलमान बार बार इनके निशाने पर होता है, बार बार ये किया जा रहा है और उन्हीं को टारगेट, और कई बार ऐसा होता है जो बड़े मुसलमान चेहरों को टारगेट करते हैं, जैसे तौकीर रजा जैसे लीडर को आपने एक बार बंद कर दिया, मैसेज पूरे समाज में देने की कोशिश हो रही है, यही कर रहे हैं जी। तो वो चाहते हैं कि नफरत हो और नफरत के आधार पर जब डिस्कशन होगा तो उनकी तमाम जो नाकामियां हैं उन पर चर्चा नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर। बिहार में चुनावी उबाल है, राजनीति गर्म है, भ्रष्टाचार का आरोप एक तरफ लग रहा है, उसकी सुनामी सी आई हुई है। लगातार दिखाई दे रहा है कि निशाने पर एनडीए के डिप्टी सीएम से लेकर तमाम मंत्री भी हैं। नीतीश कुमार कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं लेकिन चुप हैं इस मसले पर। और इसी बीच जो वोटर लिस्ट जारी आई है उस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो नंबर घटाए गए वह क्या है, लोगों को पता नहीं। जो नंबर बढ़ाए गए उसके बारे में भी कोई डिटेल इंफॉर्मेशन अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दी है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद। अब भाषा जैसे कि आप सब जानते, चुनाव कभी भी घोषणा हो सकता है और चुनाव होते ही, लेकिन एसआईआर के बाद की जो सारा घटनाक्रम राजनीति का उसने साफ स्पष्ट कर दिया है, बिहार का चुनाव जो है वो भ्रष्टाचार पर होगा और नीतीश कुमार परेशान है, उनके पास कुछ भी नहीं है और आगे का रास्ता विपक्ष सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला करेगा और तेजी से। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? जो एसआईआर पर पहले दिन से सवाल थे वो आखिरी दिन फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद भी वही सवाल बरकरार हैं। उनका जवाब नहीं मिला कि नंबर कैसे जोड़े जा रहे हैं, नाम कैसे काटे जा रहे हैं, कितने घुसपैठिए मिले, इसका अभी तक कोई हमें पता नहीं चला है। उसके अलावा ये अच्छी बात है और ये पहले दिन से भी बात चली थी कि केवल एसआईआर ही बिहार का मुद्दा नहीं होगा, वहाँ क्राइम का मुद्दा है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है और ये भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का लालू का बहुत मुद्दा बनाते रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी, लेकिन अब ये उनके ऊपर भी छींटे आई हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर एक बड़ी सहमति, एक बड़ा चुनावी अभियान बनेगा। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? बिहार की राजनीति पर और बिहार के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और इसमें बहुत से डार्क हॉर्सेस भी हैं जिन पर किसने कैसा दांव लगा रखा है उसको लेकर कयास बहुत तगड़े चल रहे हैं। और जिस तरह से अचानक ही प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के आरोपों की बाढ़ लगाते हैं, एनडीए के ऊपर बाढ़ लगाते हैं, सीधे आरोप लगाते हैं, उससे भी एजेंडा बहुत क्लियर हो रहा है। लेकिन फिलहाल जमीन पर एक तरफ वोट बंदी वाला मुद्दा तो है ही, लेकिन बेरोजगारों का जो मुद्दा है वह भी पीछे नहीं, और महिला कर्ज का जो मुद्दा है जिसकी वजह से महिलाओं ने आत्महत्याएं की हैं वह भी मुद्दा विपक्ष बना रहा है। लेकिन डार्क हॉर्सेस प्ले करेंगे रोल, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है क्योंकि कई चेहरे हैं इस समय, जो विपक्ष में भी दावेदारी अलग अलग है, जिसमें प्रशांत किशोर ने जिस तरह से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, फिर जो मंत्री हैं अशोक चौधरी आदि इत्यादि, भ्रष्टाचार का पूरा उन्होंने उनका बायोडाटा खोल दिया है और ऐसा लग रहा है कि वह अब एक प्रमुख विपक्ष के तौर पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जनता अभी उनको दूसरे ढंग से देख रही थी। क्या आपको लगता है कि काफी खेल बदल रहा है बिहार में? हाँ, बिहार में खेल बदल रहा है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, जैसे उनकी हिंसा नहीं दिखती लोगों को, उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखता। महाराष्ट्र में भी हुआ था, अजित पवार और ये सब लोग शामिल हुए थे, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा आना और एनडीए पर निशाना होना है कि मुझे लगता है कि ये एक नई चीज है, क्योंकि अभी तक सिर्फ तेजस्वी या लालू यादव पर ही इस चीज को लेकर हमला किया जाता रहा। तो अब उनका गिरबान भी हाथ में आया है लोगों के। और जो वो आपने डार्क हॉर्स की बात की, उसमें भी बहुत कुछ अभी कहना बहुत कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि आरएसएस और बीजेपी की जब टसल होती है तो हम वो पता चलता है कि वही पक्ष भी हैं और वही विपक्ष भी हैं। कई बार लगता है कि मोहन भागवत जी ने इस पर डांट दिया, इस पर ये कर दिया, या मोदी जी ने अपने मंत्रियों को डांट दिया, लेकिन पक्ष, क्योंकि वो गुस्सा कहाँ निकलेगा और वो फिर किसके हक में जाएगा अंततः, ये भी देखने वाली बात है। जी, इसीलिए मैंने डार्क हॉर्सेस की बात की। और मुकुंद, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक खेल जो बिहार को, क्योंकि आप भी बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं उसको लगातार, कोशिश ये हो रही है कि गुस्से को डाइवर्ट किया जाए। और जैसा मुकुल इशारा कर रहे हैं कि भाई पक्ष भी मैं ही हूँ, विपक्ष भी मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे मुद्दे उठाऊंगा और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल रद्दी हैं, सिर्फ मैं ही हूँ। और वो बहुत मीडिया के चहेते भी हैं प्रशांत किशोर, सारे, एक सांसद नहीं, एक विधायक नहीं, लेकिन आप देखिए सारे चैनल्स में
प्राइम टाइम डिस्कशन, इंटरव्यूज, डिटेल्ड इंटरव्यू चल रहा है। तो एक सेक्शन तो उन्हें काफी सपोर्ट कर रहा है, जो सत्ता को सपोर्ट करता है सिस्टम। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? बेसिक चीज तो प्रशांत किशोर सपोर्ट इसलिए क्योंकि वो सत्ता के ही सिस्टम का एक हिस्सा रहे। उन्होंने दिल्ली में बैठ के अलग अलग पार्टियों के लिए मीडिया मैनेजमेंट खुद करी है, तो जाहिर सी बात है मीडिया में उनकी पहुंच है, उसका इस्तेमाल वो अपने लिए बार बार कर रहे हैं और वो हो रहा है। बिहार में जो अभी हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है प्रशांत किशोर अभी तक जो थे एक सिर्फ यात्राएं कर रहे थे और इस तरीके से, अब लेकिन उन्होंने सांगठनिक स्तर पर भी काम करना शुरू किया है और संगठन ही बना रहे हैं। लेकिन जैसे आमतौर पर चुनाव से पहले एक स्थिति लग जाती है, अभी कभी भी चुनाव घोषणा हो सकता है, लेकिन बिहार का चुनाव अभी भी पूरी तरीके से खुला हुआ है, कौन किस पोजीशन में कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है दूर दूर तक। बीजेपी की स्थिति भी अगर आप देखें तो यही है, पवन सिंह जिस पर लोकसभा में उनको चुनाव हराने के आरोप लगे, सिर्फ एक सीट नहीं कई सीटों पर, और उन्होंने खुलकर हमला किया एक दूसरे पर, वो पवन सिंह बीजेपी ने उन्हें शामिल किया है जी, खुद से बुला अमित शाह जी के साथ, अमित शाह के शामिल किया, उपेंद्र कुशवाहा से माफी तक मंगवा ली। ये दिखा रहा है जो उनको भी समझ में आ रहा है। प्रशांत, एक चीज तो है जो प्रशांत किशोर को जब सबसे बड़ा वोटर बेस किसमें दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा वोटर बेस दिख रहा है जो अपर कास्ट के डोमिनेंस वाली कास्टें हैं, चाहे राजपूत हो, भूमियार हो, यंग जनरेशन, जिनको लगता है नीतीश कुमार ने लूटा है, बीजेपी और एनडीए ने मिलकर लूटा है, उसको एक अल्टरनेटिव मिल चाहिए था प्लेटफॉर्म, जो नीतीश पीके प्रोवाइड कर रहे हैं बिहार के अंदर। अपोजिशन के भी, अब अपोजिशन का यहाँ माइनस पॉइंट ये है जो प्रशांत किशोर ने जो इशू कॉइन किया है उस पर ही आप डिस्कशन कर रहे हैं। एजेंडा एसआईआर के बाद, एसआईआर विपक्ष का उठाया हुआ मुद्दा था, लेकिन भ्रष्टाचार के जितने खुलासे हुए हैं वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं जी। प्रशांत किशोर जिस तरीके से कर रहे हैं, डेटा के साथ कर रहे हैं, और सत्ता के मंत्री, कई मंत्री घबराए हुए हैं, अगला नंबर किसका खोल दे वो डर रहे हैं, मानहानि तक करने से डर रहे हैं। तो जितने उन्होंने खुलासे किए कई मामलों पर, कोई खुल के प्रशांत किशोर पर अटैक करने की स्थिति में नहीं है जी। और अपोजिशन उसके इर्द गिर्द ही दोबारा से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं कि बिहार किस तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अभी वोटर लिस्ट का मामला भी पेंडिंग है, सुनवाई और अभी होनी बाकी है, और चुनाव आयोग से भी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि और क्लीन होकर आए। अभी क्लीन नहीं है, दरवाजे बंद हैं, और उधर राजनीति तो उबाल पर होनी है, चुनाव किसी समय भी घोषित हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।